11 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है और यह आयनिक इक्विलिब्रियम पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। आपको हमने पेपर भेज दिया है टेलीग्राम पर, उस पेपर को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। जो क्वेश्चन ना आ रहा है हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे हम आपको उसका आंसर बता दें। नहीं तो कल हम इसका पुनः इस पेपर को भेजेंगे आंसर लगा करके, दूसरे मार्क पेन से कर देंगे, आप लोग उससे वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज महत्वपूर्ण प्रश्नों में। सबसे पहले जो लोग चैनल को ना ज्वाइन किए हैं वह जरूर ज्वाइन कर लें, और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वह दिए गए नंबर पर कॉल कर लें, या इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, या इस नंबर पर कॉल करके आप निश्चित रूप से हमसे जुड़ सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो 8601781225 पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। कोई भी समस्या रिलेटेड, गुड इवनिंग सभी लोगों को, आपको जानकारी मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है बहुत ढंग से पढ़िए, हड़बड़ाइए मत, क्योंकि यह एग्जाम एक बार का मिलता है। तो आप लोग सब लोग बढ़िया से तैयारी करिए। जो हमने पेपर भेजा है उस पेपर को जरूर एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। राधे राधे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, हमने फीस 199 रुपीज में 3 मंथ का फीस रखा है। 3 मंथ की फीस आपको 3 मंथ की फीस मात्र 149 रुपीज में आपको तीनों महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीनों का बैच मिल जाएगा। जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों के आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वह हमारा केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। आयनिक इक्विलिब्रियम से जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके सिलेबस में मेंशन है उस क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न कह रहा है, फॉर ए वीक एसिड द रिलेशन बिटवीन के ए एंड अल्फा इज। देखिए, वीक एसिड के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ए बी, ए प्लस बी, बी माइनस। अगर ये अल्फा हो, ए अल्फा होगा, ए 1 माइनस अल्फा होगा। अगर सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए सी, तो के बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। यहाँ सी कैंसिल आउट, तो के बराबर अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वीक है तो 1 माइनस 1 अप्रॉक्सीमेटली 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेटली 1। तो यही तो पूछा है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। अरे सॉरी, सी एक्चुअल में ऊपर होना चाहिए, सी नीचे नहीं होना चाहिए। सी स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होना चाहिए। ए ऑप्शन सही होना चाहिए, सी ऊपर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कमजोर क्षार बी के लिए आयनीकरण की डिग्री क्या होगी। आयनीकरण की डिग्री देखा जाए तो अभी आपने लिखा कि बी ओ एच कमजोर क्षार है। अगर ये ब्रेक करेगा तो बी प्लस ओ एच माइनस बनेगा। और इसका जो देखिए 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी, तो के बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। तो सी कैंसिल आउट, तो के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मान लिया जाए। तो पूछ कर रहा है डिग्री क्या दी जाएगी, तो के बाई सी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बराबर अंडर रूट के बाई सी के बराबर हो जाएगा। के बी लगा दीजिए, तो के बी बाई सी के बराबर हो जाएगा।
तो कौन सा आंसर सही होगा? पहला ही ऑप्शन सही है, के ए इक्वल टू के बी। दूसरे का डी कहां होगा भाई? एल्फा स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए अंडर रूट में जाएगा। कमजोर क्षार BOH के लिए केबी और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच का मान होगा। ध्यान देखा जाए, कह रहा है कमजोर क्षार BOH के लिए केबी और कमजोर क्षार BOH के लिए केबी और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा? कमजोर क्षार है, जैसे मान लिया जाए BOH है, क्षार है, इसको वाटर में डिजॉल्व किया गया तो क्या बन जाएगा? बी प्लस और OH माइनस। ठीक है, इसका KH क्या होगा? वैसे देखिए, क्या द वीक बेस एंड रिलेशन बिटवीन केबी एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, केबी और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा याद कर लीजिए, जब भी KW अपान केबी के बराबर होता है। तीसरे का सी, हमेशा इस चीज को ध्यान रखें, KW ऊपर होता है, KH में हमेशा KW ऊपर और KB नीचे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक कमजोर क्षार का विलयन अधिकतम बफरिंग कब दिखाता है? एक कमजोर क्षार है जिसका कह रहा है अधिकतम बफरिंग कब दिखाता है। देखिए, कमजोर क्षार का जो पीएच होता है वह अधिकतम कब होगा? जब पीके पीएच जो होगा वह पीके की बी के बराबर होगा, तब हमारा सॉल्यूशन सबसे अधिक बफरिंग दिखाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कर रहे हैं भाई? के साथ फीस कितनी? सर इट इसके लिए मॉडल पेपर देने के सॉल्यूशन के साथ फीस कितनी? अरे भाई हमारी फीस बहुत नॉमिनल है, 149 रुपीज मात्र है। 149 रुपीज में आप आराम से पढ़ रही है, पूरे 3 महीने का सिलेबस का दे रहे हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही है, पीएच बराबर पी के बी के बराबर होता है। कमजोर अम्ल का युग्म क्षार हमेशा कैसा बनता है? बताइए जरा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज ऑलवेज, कमजोर अम्ल का युग्म क्षार हमेशा कैसा होता है? जल्दी से बता दीजिए। 5 नंबर, कमजोर युग्म का क्षार बताइए भाई। कमजोर, कमजोर का सदैव क्या होता है? स्ट्रांग होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज ऑलवेज स्ट्रांग। तो सही ऑप्शन क्या होता है? बताइए क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। हमेशा क्या होता है? स्ट्रांग ही होता है। कमजोर का स्ट्रांग, स्ट्रांग का कमजोर होता है। ठीक, चलिए। कुछ दे रहा है प्रजाति, उनके हाइड्रोलिसिस को मिलान करिए। अमोनियम क्लोराइड को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे, देखिए तो क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। ये क्या है? वीक बेस एंड स्ट्रांग एसिड है, इसका पहले मैच करा। सोडियम एसिटेट को में जब वाटर मिलाएंगे
तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस NaOH बनेगा। ये क्या होगा, वीक एसिड स्ट्रांग बेस होगा, ये भी सही मैच है। AlCl3 को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3HCl बनेगा। NaCl स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड का है, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैच द फॉर्म इन द प्रॉपर्टी, सूत्रों को उनके गुणों से मिलाइए। वीक एसिड पीएच, स्ट्रांग एसिड पीएच, वीक बेस पीएच। देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, जब भी आंसर आप मिलाइए तो इस चीज को ध्यान रखा करिए कि वीक एसिड है तो पीएच हमेशा जहां भी होगा वह pKa के बराबर होगा वीक एसिड के साथ। अब वीक बेस के साथ वीक बेस का होगा। ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ही हो जाएगा, ये तो सही है। साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ये तो इसका पीएच है। वीक बेस पीएच इसी का, क्योंकि पीके भी है तो ये इसी का होगा, साल्ट ऑफ वीक बेस का हो जाएगा। ठीक, 7 हो गया, 7 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, सिद्धांतों को उनको शर्तों से मिलाइए। ओस्टवालावलिट वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन से, एकदम सही है। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब प्राप्त होती है, जब पीएच बराबर pKa के बराबर होता है। यह भी हमारा क्या होगा, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा मैच है। देखिए, ये तो कंफर्म है कि ओस्टवाल वेरी डाइल्यूशन ला, तो ये दो ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब ऑब्टेन होती है, जब पीएच बराबर पीके हो जाए तो मैक्सिमम बफर होगी, अर्थात दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, अर्थात डी का 4। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कमजोर अम्ल AHA और कमजोर क्षार BOH का नमक BA बनता है। विलयन होगा, देखिए कमजोर अम्ल है, मान लिया जाए एस्टिक एसिड है, कमजोर क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों से साल्ट क्या बन रहा है, यह अमोनियम एसीटेट बन रहा है। CH3COONH4 बन रहा है, प्लस वाटर बन रहा है। तो विलयन होगा, ऑलवेज एसिडिक होगा, ऑलवेज बेसिक होगा, मे बी एसिडिक और मे बी बेसिक, डिपेंडिंग ऑन द डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एंड Kb, ऑलवेज न्यूट्रल। बताइए जरा इसका, जल्दी से बता दीजिए भाई। देखिए, जब भी वीक एसिड वीक बेस की बात की जाएगी तो सदैव यह चीज ध्यान रखिएगा, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट पर भी निर्भर करता है। तो मे बी एसिडिक होगा और मे बी बेसिक होगा, डिपेंडिंग ऑन द Ka एंड Kb के बराबर। चलिए, नमक मैच द लिस्ट टाइप ऑफ विथ हाइड्रोलिसिस। सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट को अगर वो करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस NaOH, अर्थात OH माइनस बनेगा। OH माइनस कौन सी होती है, बेसिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये तो सही है। अमोनियम क्लोराइड में NH4OH बनेगा और HCl बनेगा, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी। ये क्या होगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा
और एसिटिक एसिड बनेगा, दोनों वीक हैं तो बोथ एसिडिक और बेसिक भी हो सकता है, एकदम सही। NaCl नो हाइड्रोलिसिस, साल्ट की हाइड्रोलिसिस, सोडियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, तो सही ऑप्शन पहला ही है। संयुग्मीय अम्ल क्षार युग्म के लिए के ए, देखिए के ए बराबर के इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू, के ए इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू। बताइए जरा तो। संयुग्मीय अम्ल और संयुग्मीय क्षार के लिए के ए, कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? 29 तक सही सर है। संयुग्मी अम्ल और क्षार युग्म के लिए के ए इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू है। यह संबंध असफल हो जाता है। एक संबंध तभी होगा जब हम एक्टिविटी कोफिशिएंट को कैन नॉट बी इग्नोर, एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम जब इग्नोर नहीं कर पाते हैं तब के ए इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू के बराबर होता है। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार के लवण का हाइड्रोलिसिस स्थिरांक के एच होता है। इस के एच के बारे में जानना चाहता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कमजोर अम्ल है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए है, कमजोर क्षार के बी है, तो सदैव लिखा जाएगा के एच बराबर के डब्ल्यू अपान के ए इंटू के बी के बराबर हो जाएगा। ये हमेशा फार्मूला याद कर लीजिए। सही ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ये पीके बराबर 14 and a minus upon HA इक्वल टू 100, देन पीएच इज, देखिए पीएच बराबर होता है पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस अपॉन एच, साल्ट अपॉन एसिड। दिस वैल्यू कितना है 4 प्लस लॉग 100, 100 बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6 के बराबर, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट। करा कि लवण को उनको हाइड्रोलिसिस से मिलाइए, जो लवण है उनके हाइड्रोलिसिस से मिला दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रांग एसिड वीक बेस बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहा, वीक एसिड स्ट्रांग बेस एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, वीक एसिड वीक बेस एम्फोटिक हाइड्रोलिसिस, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस नो हाइड्रोलिसिस। बताइए जल्दी से। 14 का देखिए स्ट्रांग एसिड है, H प्लस है, तो H प्लस किस में जाएगा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस में। इसमें स्ट्रांग बेस है OH माइनस, ये कहां जाएगा? बेसिक हाइड्रोलिसिस में। ए थर्ड ए फोर्थ, अर्थात ए का 2, बी का 1, सी का 3,
डी ऑप्शन इज करेक्ट, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार के लवण में हाइड्रोलिसिस की डिग्री का समीकरण होता है। देखिए, कह रहा है कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार के हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है। कमजोर अम्ल है, कौन सा होगा भाई? 15 का कमजोर अम्ल है, कमजोर क्षार है। जरा देखा जाए, इसको याद नहीं आ रहा। CH3CONH4 प्लस प्लस हो जाएगा। जरा इसका निकाल लिया जाए, तो याद नहीं आ रहा है, निकाल लीजिए इसको। CH3COO माइनस और NH4 प्लस CH3COO माइनस, ओ सॉरी, एस्टिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये C हो प्लस H2 हो तो C1 माइनस एल्फा, ओ सॉरी 1 माइनस H। जरा इसको रुक जाइए, देखा जाए। C1 माइनस H, C1 माइनस H, CH तो KH बराबर C स्क्वायर H स्क्वायर अपान C स्क्वायर टू 1 माइनस H का होल स्क्वायर। तो C स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 माइनस H अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो KH बराबर क्या होगा? H स्क्वायर, तो H बराबर अंडर रूट KH, और KH को क्या लिखा जा सकता है? KW अपान KA, किसका है? कमजोर क्षार का। KH KB के बराबर हो जाएगा, है क्यों? ये सी नहीं होना चाहिए भाई, यही बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन का कोई टर्म ही नहीं आता, सी टर्म आता ही नहीं। तो क्या होगा? अंडर रूट KW अपान KA इंटू KB के बराबर। और सब में सी होगा, इसी में सी नहीं होता। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार के लवण का पीएच मान निम्न द्वारा दिया जाता है। बताइए जल्दी से। तो जल्दी से बताइए, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार के लवण का पीएच निम्न द्वारा दिया जाता है। 16 का बी कह रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कमजोर अम्ल है तो के ए होगा और के बी होगा, ठीक। जिसमें के ए इंटू के बी हो और पी के डब्ल्यू अनिवार्य है, तो ये दोनों तो पॉसिबल है नहीं। हमेशा के ए वाला प्लस में होता है, बी वाला माइनस में, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। व्यंजक को उनके संबंधित पैरामीटर से मिलाइए। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है स्ट्रांग हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, पीएच ऑफ हाइड्रोलिसिस, पीएच ए है तो एकदम श्योर है।
सी का 2 जहां होगा वही सही है। ए का थर्ड, के एच बराबर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, तो ए का थर्ड, तो यह डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहलाएगा एच। स्ट्रांग हाइड्रोलिसिस का ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अमोनियम एसीटेट का लवण हाइड्रोलिसिस होता है क्योंकि बोथ आयंस आर स्ट्रांग, वन आयन इज इनर्ट, बोथ एसीटेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म वीक एसिड एंड वीक बेस, NH4 प्लस इज स्ट्रांग बेस। देखा जाए अगर इसको किया जाए, वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो क्या देगा, एस्टिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों हमारे क्या हैं, वीक हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एसिटेट एंड अमोनियम हाइड्रो अमोनियम आयन फॉर्म वीक एसिड एंड वीक बेस के बराबर, अर्थात 18 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार के लवण का पीएच निम्न में किसके द्वारा दिया जाता है, अभी आपने पढ़ लिया, बताइए जरा किसके द्वारा दिया जाएगा। बताइए जरा। ये दोनों एक नहीं होंगे, बल्कि इसे एक को एक कर लीजिए, एक को बी कर लीजिए। देखिए होता तो ये है सही, एक्चुअल पीएच जो होता है, पीएच बराबर 7 प्लस 1/2 पी के ए माइनस 1/2 पी के बी, सही आंसर यही होता है। किसका कह रहा है, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार। सुधार लीजिए इससे, ये हमने लिख दिया, इसे सुधार लीजिएगा अपना। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार के लवण के लिए हाइड्रोलिसिस की डिग्री एच होगी, इंक्रीज विथ डाइल्यूशन, डिक्रीज विथ डाइल्यूशन, इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन, फर्स्ट इंक्रीज द डिक्रीज, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए भाई, तेजी से बढ़ा जाए। टाइप में सुधार कर दिया जाए, हमने लिख दिया नीचे उसको, दीपक जी जल्दी से बता दीजिए इसका। अरे भाई, अभी आपने वीक एसिड वीक बेस के लिए एच पढ़ा, के एच, ओ सॉरी, हाइड्रोलिसिस जो होता है वह अभी आपने पढ़ा, एच इज इक्वल टू, के एच पढ़ा है, यही तो पढ़ा है, के एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसमें एच का टर्म ही, सी का टर्म ही नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन ऑप्शन हमारा देखिए, इंक्रीज विद डाइल्यूशन कर रहे हैं लोग, कुछ लोग इंक्रीज डिक्रीज विद डाइल्यूशन होगा, इंक्रीज विथ डाइल्यूशन सही ऑप्शन होगा। हाइड्रोलिसिस नियतांक के एच किस पर निर्भर करता है,
हाइड्रोलिसिस नियतांक के एच बराबर देखिए क्या क्या होता है, के डब्ल्यू अपान के ए इंटू के बी के बराबर। ये मैक्सिमम हो सकता है टेम्परेचर वनली, के ए एंड के बी वनली, के ए के बी एंड के डब्ल्यू वनली, सेल कंसंट्रेशन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तीनों पर निर्भर कर सकता है क्योंकि तीनों ऑप्शन पॉसिबिलिटी हो सकती है। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार के लवण के लिए सही संबंध होगा। ये दो तो होंगे नहीं। इसे प्लस होना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अरे अभी पढ़ा कि पीएच बराबर कितना होता है, 7+1/2 पी के ए -1/2 पी के बी। अगर इसको एक्सप्लेन करोगे, दिस इज इक्वल टू 7+1/2 log के ए -1/2 log के बी के बराबर। तो पहला ही ऑप्शन इज एक्यूरेट। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज हाइड्रोलिसिस, एकदम सही कर रहा है। इंक्रीजिंग साल्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज द हाइड्रोलिसिस, के ए इंटू ग्रेटर देन के बी, सोल्यूशन मस्ट बी एसिडिक सोल्यूशन, के बी इज ग्रेटर देन। अरे भाई यहां देखिए, आपने पीएच बराबर पढ़ा है कि 7+1/2 पी के ए माइनस पी के बी। अगर पी के ए ज्यादा हो गया के बी से, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये कम होगा, ये ज्यादा हो गया। तो एसिडिक होगा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा इक्यूरेट है। चौबीस कह रहा है कि इफ वीक एसिड एच इतना, वीक बेस के बी इतना फॉर्म साल्ट, द रिजल्टिंग सोल्यूशन बी स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एसिडिक। एक वीक एसिड है एच, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रहा है 10⁻⁵। एक वीक बेस है बी ओ एच, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी बराबर 10⁻⁻6 है। तो विलयन होगा। जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा उसी का बिहेवियर शो करेगा। किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा है, के ए का। तो सोल्यूशन जो होगा जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए इज ग्रेटर देन के बी, अर्थात उसी का नेचर ज्यादा शो करेगा, अर्थात यह हमारा वीकली एसिड जैसा बिहेवियर शो करेगा। तो 24 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए के एस पी सॉल्बिलिटी एस पी का संबंध है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, देखा जाए तो क्या देगा, Mg2+ देगा, 2OH- देगा, यस 2s, के एस पी बराबर यस इंटू 2s का होल स्क्वायर बराबर 4s³ के एस पी बराबर क्या हो जाएगा, 4s³। अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसे निकाल लेंगे हम खट से। अल्प विलेय लवण की विलेयता बढ़ती है जब कोफैक्टर आयन इज इंक्रीज्ड,
कॉमन आयन इज अल्प विलेय की विलेयता बढ़ती है जब, देखिए अल्प विलेय जो साल्ट्स हैं, अगर उन्हें वाटर में डाला जाए, अगर वह कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो क्या होगी, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, अर्थात कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अकर्स, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट। सोडियम फ्लोराइड की उपस्थिति में कैल्शियम फ्लोराइड की विलेयता घटती है क्योंकि साल्ट फॉर्मेशन होता है, कॉमन आयन इफेक्ट होता है, कि हाइड्रोलिसिस होती है, कॉम्प्लेक्सेशन होता है। जल्दी से बता दीजिए 26 का, 27 बताइए, 27 कैल्शियम फ्लोराइड है और सोडियम फ्लोराइड है। यह हमारा कॉमन आयन इफेक्ट के कारण से दूसरे की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। एक चीज को ध्यान रखिए, जब कोई दो साल्ट अगर डिजॉल्व किया जा रहा है, यदि उसमें कोई भी एक का आयन कॉमन हो जाए, समझ जाइए उसकी सॉल्युबिलिटी सदैव क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एजीसीएन में केएसपी अत्यंत छोटा होता है क्योंकि साइनाइड इज वीक बेस, सिल्वर आयन इज स्ट्रांगली हाइड्रेटेड, कोवलेंट करेक्टर ऑफ सिल्वर साइनाइड बॉन्ड लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी के बराबर होता है। जो एजीसीएन का केएसपी इतना छोटा होने का कारण उनमें सिल्वर साइनाइड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का आना, यह बॉन्ड आयनिक नहीं होता बल्कि क्या होता है, कोवलेंट नेचर में होता है। और जब भी हम केएसपी जनरली निकालते हैं, हमेशा आयनिक कंपाउंड्स का निकालते हैं। लवण उनके केएसपी के अभिव्यक्त कीजिए। अभी निकाला, इसका कितना आ जाएगा, 2s, यस बराबर कितना हो जाएगा, 4s क्यूब हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, इसमें गलत दिया गया है। इसका तो ठीक है, चलिए बेरियम सल्फाइड का यस स्क्वायर, इसका भी 2 × 2s⁻² हो जाएगा, ये भी सही है। कैल्शियम फ्लोराइड का नहीं, ठीक तो है कैल्शियम फ्लोराइड, गलत दिया गया है। सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। अर्चना जी आप ऐड हैं ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर अर्चना जी आप ऐड हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है क्योंकि ये दो तो ठीक मैच कर रहे हैं, ये चीज गलत दिया गया है, तो हटा दीजिए इस क्वेश्चन को। मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार के लवण के लिए हाइड्रोलिसिस नियतांक केएच का संबंध हो केबी से इस प्रकार है। जल्दी बताइए, ये सब याद होना चाहिए एकदम। अरे भाई केएच बराबर हमने पहले कहा, जिसका नाम वीक हो वो नीचे लिखा जाएगा। वीक कौन है, कमजोर क्षार है, तो केबी के बराबर हो जाएगा। के एच बराबर के डब्ल्यू अपान के बी, के एच बराबर के डब्ल्यू अपान के बी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सिल्वर अक्रिया में सिल्वर की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, एजीसीएल में ये सिल्वर प्लस आयन और क्लोराइड आयन के अक्रिया में सिल्वर आयन की सांद्रता बढ़ा दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, केएसपी इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, नो इफेक्ट। जल्दी से बता दीजिए। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट के कारण से, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण से जो ये डिजॉल्व हो रहा था, आयनाइजेशन हो रहा था, वो भी घट जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। एल्युमिनियम थर्ड की उपस्थिति में CF2 की घुलनशीलता बढ़ती है क्योंकि
क्योंकि पहला कह रहा है Al3+ प्रिसिपिटेट Ca2+ Al3+ फॉर्म AlF6 3- KSP इंक्रीजेज F- कंसंट्रेशन इज इंक्रीजेज। जल्दी से बताइए। देखा जाए तो इसका क्या होता है, एल्युमिनियम जो करता है AlF6 का फॉर्मेशन कर लेता है, इस कारण से इसकी घुलनशीलता, ये कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा और वो आयंस हमारा क्या होगा, घुलता जाएगा। 1 बिलियन असंतृप्त कब कहा जाता है? सुपर सैचुरेटेड। अर्चना जी, आपका नाम अर्चना के नाम से ही फीड है। अच्छा, अभी हम क्लास के बाद आप हमसे बात करिएगा तो हम जोड़ देते हैं, देखते हैं। 1 बिलियन को अति संतृप्त कहा जाता है जब, कब होता है, जब उनका आयनिक प्रोडक्ट की जो होता है वह ग्रेटर देन KSP से हो जाए, इससे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है, तब कहा जाता है कि विलयन हमारा अति संतृप्त होता है, अर्थात सुपर सैचुरेटेड कहलाता है। 34 नंबर का रहा है KSP ऑफ बेरियम सल्फेट 1.1 इंटू 10⁻⁻10 है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, 1.1 इंटू 10⁻⁻10 है। तो शुद्ध जल में इसकी घुलनशीलता कितनी होगी? जल्दी बताइए, घुलनशीलता कितनी होगी? अरे भाई, KSP है, इधर देखिए, बेरियम सल्फेट है, ठीक, बेरियम प्लस है और SO4 डबल माइनस है, बेरियम सल्फेट है, यस यस, तो यस स्क्वायर बराबर कितना होगा, KSP, और यस स्क्वायर बराबर 1.1 इंटू 10⁻⁻10 है। तो यस बराबर कितना हो जाएगा? अगर इसको देखा जाए, √1.1 इंटू 10⁻⁻10, इसको लिखा जा सकता है √110 किया जाए, गुणते 10 की घाते -12 किया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 घाते -6, 110 का वर्गमूल, लगभग इतना ही होगा, 10 की घाते -5 D के बराबर ही होगा, ठीक। अच्छा, ये सॉरी, देखिए यहां 1.05 दिया है, तो इसके बराबर होगा, क्योंकि 1.1 का वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा, यही आंसर सही होगा, क्योंकि 1 दिया था, हमने इसे अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू रख दिया था, तो ठीक है। समान आयन प्रभाव का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? इंक्रीजिंग सॉल्बिलिटी, डिक्रीजिंग सॉल्बिलिटी, न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट फॉर्मेशन। सामान्यतः समान आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट इज यूज्ड इन विच प्रोसेस? जल्दी से बताइए, कॉमन आयन प्रभाव कहां प्रदर्शित करता है? कॉमन आयन के कारण से साल्ट की सॉल्बिलिटी सदैव घट जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कॉमन आयन के कारण से साल्ट की सॉल्बिलिटी सदैव घट जाती है, तो डिक्रीजिंग द सॉल्बिलिटी, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट। KSP
इसका दिया गया है Ag2CrO4 का 1.1 इंटू 10⁻⁻12, तो घुलनशीलता कितनी होगी? जरा देखा जाए तो Ag2CrO4 2Ag प्लस CrO4 डबल माइनस, तो 2s यस 4s स्क्वायर इंटू यस बराबर KSP, तो 4s क्यूब बराबर कितना होगा? KSP के बराबर हो गया। यस क्यूब बराबर कितना? यस बराबर कितना होगा? KSP पावर 4 इंटू 3। तो हमारा पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। KSP का समीकरण होगा CA3PO4 डबल माइनस है, तो CA3 प्लस PO4 3 माइनस 2, यहाँ कैल्शियम 3, तो कैल्शियम 3 होगा और फास्फ, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। कॉमन ऑन प्रभाव विलेयता को घटाता है, क्यों? शिफ्टिंग टुवर्ड प्रिसिपिटेशन, इंक्रीज आयनिक स्ट्रेंथ, इंक्रीज डिसोसिएशन, चेंज सॉल्वेशन एनर्जी। जल्दी से बताइए। कॉमन आयन प्रभाव विलेयता को घटाता है। शिफ्ट टुवर्ड प्रिसिपिटेशन, इंक्रीज आयनिक स्ट्रेंथ, इंक्रीज डिसोसिएशन, चेंज इन सॉल्वेशन एनर्जी। बताइए जरा तो। क्या होगा? यह हमारा शिफ्टिंग टुवर्ड प्रिसिपिटेशन के कारण से विलेयता को घटा देता है। चलिए, कुछ साल्ट दिए गए हैं, उनके हाइड्रोलिसिस दिया गया है। सोडियम क्लोराइड नो हाइड्रोलिसिस, अमोनियम क्लोराइड एसिड मतलब कटायनिक हाइड्रोलिसिस, सोडियम एसीटेट एनायनिक हाइड्रोलिसिस, सोडियम अमोनियम एसीटेट डबल हाइड्रोलिसिस। देख लिया जाए, ए का 2, बी का 1, सी का 4, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। Ag2CR4 में 2:1 लवण के लिए विलेयता यस और KSP के बीच में संबंध होगा, तो अभी इसका निकालकर हम आए हैं, कितना होता है? KSP बराबर 4SQ के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जरा देखा जाए। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किस पीएच पर पहले अवक्षेपित होगा? इसका नियंत्रण किसके से होता है? बताइए जल्दी से। 41। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किस पीएच पर पहले अवक्षेपित होगा? इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? KSP के द्वारा कि, अरे भाई, हमेशा KSP के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो सही आंसर हमेशा प्रिसिपिटेशन होगा कि नहीं, यह डिपेंड करता है उसके आयनिक KW पर नहीं निर्भर करता, सिंपली किस पर निर्भर करेगा? KSP पर। कोई साल प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करता है कौन? KSP।
स्ट्रांग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, weak acid and weak base depends on the Ka and to Kb. Strong acid strong base, basic pH, weak acid and strong base बेसिक पीएच होगा। स्ट्रांग एसिड न्यूट्रल, ए स्ट्रांग एसिड ए न्यूट्रल हो जाएगा। इसका हमारा कहां चला जाएगा, एसिडिक पीएच पे आ जाएगा। तो ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया? बताइए जरा 43 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी खत्म करिए, टाइम ज्यादा मत लगाइए। कह रहा है कि 50 सेंटीग्रेड पर के डब्ल्यू 5.5 गुणित 10 की घात -14 है। तिरालीस का सी कह रहे हैं, जरा देखा जाए। के डब्ल्यू बराबर कितना है, ये है, तो पी के डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 5 log 5, इधर देखिए पी के डब्ल्यू बराबर माइनस log ऑफ के डब्ल्यू, और माइनस log के डब्ल्यू का मान 5.5 इंटू 10⁻⁻14 है। ये 14 है, ध्यान रखिएगा 14 है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू log -5.5 प्लस माइनस log 10⁻⁻14. This value is equal to 14 log 10 minus log 5.5. 14 माइनस log 5.5 का वैल्यू कितना होगी, 0. 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, रखेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाती है, 13.4 और आएगी। अरे 6 है तो 0.6010 होती है। log 4 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू कितना होगी, लगभग 0.80। तो ये लगभग इतना आता है। अब इसमें H प्लस और OH माइनस आयन है, तो दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो पीएच बराबर कितना आ जाएगा, 13.4/2, लगभग आ जाएगा 6.8 उठ करके आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। हमने ऐसे अप्रॉक्सीमेट निकाला। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। बर्फ का सर्वोत्तम वर्णन यह है कि वह एक ऐसा विलयन है जो मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, रेजिस्टेंस चेंज इन पीएच, रेजिस्टेंस चेंज इन के डब्ल्यू। जल्दी बताइए बफर क्या है। हिज रेजिस्टेंस चेंज इन पीएच, बफर कहा जाता है ऐसा विलयन होता है जिसमें अम्ल या क्षार डालने पर क्या होता है,
उसके पीएच मान को चेंज ना होने दे, ऐसे विलयन को हम बफर विलयन कहते हैं। फिर समझ लीजिए, ऐसा पीएच, ऐसा अम्ल जो अम्ल या क्षार डालने पर उसके पीएच मान को न बदलने दे, ऐसे विलयन को हम बफर विलयन कहते हैं। निम्न में कौन सा बफर नहीं बना सकता? जल्दी से बताइए। निम्न में कौन सा ऐसा जल्दी से बताइए। एचसीएल और एनएसीएल पीएच बफर नहीं बना सकते। एंड अदरवाइज जितने दिए गए हैं, या बेसिक बफर बनाता है या हमारा एसिडिक बफर बनाता है, इसके बारे में आइडिया नहीं। एचसीएल और सोडियम साइनाइड, तो सही ऑप्शन होगा एचसीएल और सोडियम। जब भी कोई बफर बनता है सदैव उसी का साल का वीक एसिड और वीक बेस से ही बनता है। कह रहा है हीट्राप विधि में धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर किस कंपार्टमेंट की सांद्रता के परिवर्तन से निकाला जाता है? तो जो हमारा हीट्राप मेथड है, हीट्राप मेथड एज ए ट्रांसपोर्ट नंबर डिटर्मिनेशन का एक मेथड होता है, जिसके द्वारा हम जो होता है कैथोडिक कंपार्टमेंट के द्वारा धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाला जाता है। किस इलेक्ट्रोड में धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर इस प्रकार परिभाषित होता है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल चार्ज कैरिड बाय कटायन, फ्रैक्शन ऑफ आयन डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ कटायन डिफ्यूज कोफिशिएंट ऑफ एनायन डिफ्यूजन कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ कटायन मोबिलिटी एंड टोटल मोलर। रेशियो ऑफ कटायन मोबिलिटी टू टोटल मोलर कंडक्टिविटी। जल्दी से बताइए। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कहा जाता है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एनी वन ऑफ द आयनिक स्पीसीज इज नोन एज ए ट्रांसपोर्ट नंबर। कुल कितना करंट में, कुल करंट में से कितना हमारा कटायनिक करंट ले जा रहा आयन, उसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट नंबर कहा जाता है। द टोटल फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय एनी वन ऑफ द आयनिक स्पीसीज इज नोन एज ए ट्रांसपोर्ट नंबर। तो सही ऑप्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ द टोटल चार्ज कैरिड बाय कटायन। हीट ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? आयनिक रेडियस पर, आयनिक मोबिलिटी पर, कि सॉल्बिलिटी पर? तो देखा जाए, जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है वह सदैव आयनिक मोबिलिटी, जो आयन होते हैं हीट ट्राप मेथड में, उनके मोबिलिटी पर ही निर्भर करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 48 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, आयनिक मोबिलिटी। हीट ट्राप विधि असफल क्यों हो जाती है? इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, इलेक्ट्रोड रिएक्शन चेंज कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, करंट एफिशिएंसी इज 100%। करंट एफिशिएंसी इज 100%। किस पर हमारा फेल हो जाता है उसकी चर्चा वो कर रहा है। जल्दी से बताइए। बताइए तो।
हीट ट्रैप विधि असफल हो जाती जब इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट, इससे कोई मतलब नहीं है, इनर्ट रहना चाहिए। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, इलेक्ट्रोड रिएक्शन चेंज कंसंट्रेशन ऑफ द आयन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन चेंज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए था। ट्रांसपोर्ट नंबर और आयनिक चालकता के बीच संबंध होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर और आयनिक चालकता कटायन का दिया गया है, ये तो होंगे नहीं। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ये तो उसका फार्मूला है। टी प्लस बराबर लैम्डा प्लस अपान लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस, यही ऑप्शन सही माना जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी इन ए बाइनरी इलेक्ट्रोड द ट्रांसपोर्ट नंबर इज सेटिस्फाइड बाई। देखिए किसी भी, चाहे बाइनरी नंबर हो चाहे जो नंबर हो, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन सदैव इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर कटायन का निकाला जाए और एनायन का निकाला जाए, सदैव वैल्यू हमेशा किसके बराबर, 1 के बराबर ही माना जाता है। यदि किसी इलेक्ट्रोड में धनायन की गति एनायन की तुलना में दुगनी हो जाए तो उसके ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। क्या कर रहा है, अभी आपने पढ़ा कि लैम्डा प्लस बराबर, ओ सॉरी, देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल टू लैम्डा प्लस अपान लैम्डा प्लस माइनस प्लस लैम्डा माइनस। कितना करा है, इलेक्ट्रोड का धनायन का गति एनायन की तुलना में दोगुनी कर दिया है। 2 धन 1 बराबर 2/3, तो बराबर कितना आ जाएगा, 0.67 आ जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कटायन का निकल जाए तो एनायन को सदैव 1 में से माइनस कर लिया जाता है, वही सही ऑप्शन होता है। कौन सी विधि ईएमएफ का मापन करके ट्रांसपोर्ट नंबर देती है। हीट्राप मेथड, ये दोनों तो देंगे नहीं, हीट्राप मेथड ही होना चाहिए। कर लीजिए, इसको जरा चेक कर लीजिएगा। हीट्राप विधि में आयनों का परिवहन किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण से, केमिकल रिएक्शन के कारण से, कि माइग्रेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, साल्वेशन के द्वारा। हीट्राप मेथड में जो आयन का परिवहन होता है माइग्रेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट होता है। ट्रांसपोर्ट संख्या किसका अनुपात है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ वन आयन बटे टोटल आयन मोबिलिटी, आयनिक चार्ज बटे मोलर कंडक्टेंस, आयनिक रेडियस चार्ज होता है, कि नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होता है आयनिक मोबिलिटी ऑन ऑफ आयन अपॉन टोटल आयन ऑफ मोबिलिटी के बराबर होता है। मूविंग बाउंड्री विधि में कटायन को ट्रांसपोर्ट नंबर मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। मूविंग बाउंड्री विधि में कटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर मुख्यतः किस पर निर्भर करता है।
डेंसिटी ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, रिलेटिव आयनिक मोबिलिटी, अप्लाइड पोटेंशियल ओनली, टेम्परेचर ओनली। तो इस पर तो निर्भर करेगा नहीं टेम्परेचर, अप्लाइड पोटेंशियल ओनली। यह निर्भर करता है रिलेटिव आयनिक मोबिलिटी पर ही निर्भर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रिलेटिव आयनिक मोबिलिटी पर ही यह निर्भर करता है। कोलराउस के अनुसार अनंत, according to Kohlrausch law, the molar conductivity at infinite dilution is equal to sum of independent of ionic mobility, product of ionic mobility, inversely proportional to the to ion size dependently on the size. कोलराउस लॉ के अनुसार क्या कहता है कि कोलराउस लॉ कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हो तो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द कटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द एनायन के बराबर होता है। अर्थात इनफाइनाइट पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो कटायन और एनायन के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सम होता है। मूविंग बाउंड्री विधि में गति निम्न के किसके समानुपाती होती? करंट के, कंसंट्रेशन के, आयनिक रेडियस के, टेम्परेचर वाले। तो सही ऑप्शन होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नियम को उनके प्रतिफल से मिलाइए। कोलराउस लॉ, लैम्डा इन्फिनिटी कैलकुलेशन। ओम्स लॉ एकदम सही है। फैराडे लॉ, चार्ज ट्रांसफर। डिबाई हकल एक्टिविटी कोएफिशिएंट, सब एक दूसरे से मैच हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दो ही मिल गए तो अब फिर तीसरे चौथे पे हम नहीं कि सब मैच कराएंगे, देख लेते हैं जिससे मैच कर रहा है उसी को हम लोग कर लेते हैं। मूविंग बाउंड्री मेथड में दो इलेक्ट्रोड के बीच सीमा को तीक्ष होना आवश्यक है। मिक्सिंग गिविंग रंग ट्रांसपोर्ट नंबर, डिफ्यूजन डिजायरेबल, डेंसिटी मस्ट बी इक्वल, बाउंड्री डज नॉट डिपेंड ऑन द आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसका सही आंसर होता है कि जब मूविंग बाउंड्री मेथड में दो इलेक्ट्रोड के बीच सीमा का तीक्ष्ण होना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि जो सोल्यूशन होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाने के कारण से वह हमेशा रॉन्ग ट्रांसपोर्ट नंबर देते हैं। तो ऑप्शन इज बी, मिक्सिंग गिव्स रॉन्ग ट्रांसपोर्ट नंबर। कौन सी शर्त सुनिश्चित करती है कि मूविंग बाउंड्री मेथड सही ट्रांसपोर्ट नंबर दे? Cation must be colored, boundary ion must have equal density, indicator electrolyte must have lower mobility, secondary electrolyte must have higher mobility. अब पढ़ने का तो समय आपके पास है नहीं, नहीं तो मूविंग बाउंड्री मेथड में इस तरीके से इलेक्ट्रोड लेकर बनाया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स ऐड किया जाता है, यहाँ पर मूविंग बाउंड्री हो जाती है तो वह इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट जो लिया जाता है वह है लोअर मोबिलिटी, अर्थात सी ऑप्शन सही होता है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट मस्ट हैव ए लोअर मोबिलिटी। अपवर्धन पर विद्युत चालकता घटती है क्योंकि कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम इज डिक्रीजेज। पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज होता है, इस कारण से क्या होता है कंडक्टिविटी जो होती है वह डाइल्यूशन बढ़ाने पर घटती है। तो कंडक्टिविटी देखिए, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन पर सीसी। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर सीसी घटता है। सही ऑप्शन 62 का बी ऑप्शन सही। लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट माइनस के अंडर रूट संबंध को क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज आर्हेनियस होता नहीं, डिबाई हकल लिमिटेड लगा होता नहीं, दिस इज आंसागर इक्वेशन होता है। कमजोर इलेक्ट्रोड की तुल्य चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन
because number of ions increases, degree of dissociation is increases, ionic mobility is decreases. जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस is directly proportional to number of ions in solution. डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे सोल्यूशन में, नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इंक्रीजेज, अर्थात 64 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। आयनिक आकार बढ़ने पर आयनिक चालकता क्यों घटती है? आयनिक आकार बढ़ने पर आयनिक चालकता इसलिए घटती है क्योंकि जो उनके आयंस की मोबिलिटी होती है वह हमारी डिक्रीज कर जाती है, अर्थात सही ऑप्शन मोबिलिटी डिक्रीजेज के कारण से उनकी चालकता घट जाती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, आयनिक मोबिलिटी डिक्रीजेज, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, सॉल्वेशन डिक्रीजेज। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वह नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम निर्भर करने के कारण से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा, अर्थात नंबर ऑफ आयंस घटेंगे, इस कारण से उनका स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी घटता है। मोलर चालकता अधिकतम कब होती है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर, हाई विस्कोसिटी पर, हाई कंसंट्रेशन पर। जल्दी से करिए, खत्म करिए। तो देखा जाए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इनकी चालकता अधिकतम होती है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इंडिकेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ redox reaction, acid base equilibrium, precipitation. This is your acid base equilibrium. देखिए इंडिकेटर क्या कहता है, इंडिकेटर हमारे वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, दे आर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, एक हम एसिड बेस दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, एक्चुअल सब क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, इसलिए बड़ी टाइपिंग की इस समय बड़ी समस्या चल रही है कि पेपर लेट टाइप करके दे पा रहा है, तो प्रयास हमारा रहेगा कि नेक्स्ट टाइम पेपर थोड़ा टाइम से दे दे। देखिए जिन लोगों को कल जो हमारा क्लास होगा वह क्लास पीरियाडिक कल जो क्लास होगा हम बता दें आपको टॉपिक्स क्या रहेगा, देख लेते हैं कौन सा नहीं पढ़ाए हैं उसी पे बात कर लेते हैं आपसे। हम देख ले रहे हैं कौन से टॉपिक बाकी रह गए हैं। कल हम लोग बात कर लेते हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। कल पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में एप्लीकेशन पर क्लास रहेगी, एप्लीकेशन पर कल क्लास रहेगी, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, दो टॉपिक्स कल मिक्स करके पढ़ा देंगे केमिकल बॉन्डिंग पर। कल इन दोनों पर क्लास लेकर इन टॉपिक को खत्म कर देते हैं, तब लगभग स्ट्रक्चर बचेगा, रेडियो एक्टिव केमिकल काइनेटिक्स
कल जो क्लास रहेगी, चलिए भाई टेस्ट पेपर हम मार्क कर देंगे। देखिए आज पेपर भेजा, सबको मिल गया है पेपर की नहीं? आज का पेपर सबको मिल गया है? जो लोग टेलीग्राम ना जुड़े हो हमको मैसेज करके हमारे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, 25 पर। आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगे, आपको हम जोड़ देंगे। अरे अर्चना जी ऐड कर दे रहा हूं मैं। चलिए लोग कह रहे हैं पेपर मिल गया है, सॉल्व कर लीजिए। कल हम पेपर का सलूशन भेज देंगे आपको, ठीक है? अच्छा, अर्चना जी कह रहे हैं कि टेलीग्राम में नहीं देखिए जिसको पेपर ना मिला हो हमको सर केमिकल क्या कर रहे हैं कि सर केमिकल ऑर्गेनिक का क्या? अच्छा एक मिनट, ठीक है? चलिए सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिएगा। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी करवा देते हैं। पहले जो सिलेबस मेंशन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो कल आपकी एप्लीकेशन पर आज ही क्लास लगती, लेकिन आज थोड़ा सा दिक्कत हो गई कि यूट्यूब पर लग गई थी। कल एप्लीकेशन पर चलेगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग पे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे आपको, ठीक है? जो लोग न जुड़े हों वह निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको मैंने बहुत मिनिमम फीस रजिस्ट्रेशन के नाम पर रखी गई है, 149 रुपीज 3 मंथ के लिए। 3 मंथ की फीस आपकी 149 रुपीज है। जिन लोग को जुड़ना है दिए गए नंबर कोचिंग पर कॉल कर लीजिए, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा नंबर, इस पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज यहीं पर प्रश्नों की श्रृंखला को खत्म करते हैं। कल हम लोग पुनः मुलाकात होगी आपको नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, और वह महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से लगभग पिछले लास्ट ईयर 5 से 6 क्वेश्चन आया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन 5 से 6 इस टॉपिक को पढ़िए, 5 से 6 क्वेश्चन अपना श्योर कीजिए, ठीक है? तो चलिए भाई सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, कल पुनः मुलाकात होगी आप लोग के। ओके, थैंक यू। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। ठीक, ओके। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।